हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कॉस्ट अकाउंटिंग हम कर रहे थे, जिसके अंदर मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट करा दिया था। एक बार मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ, ये अपना हो चुका था। सो बेसिकली ये अपना चैप्टर जो है वो हो चुका था। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, राइट। एक बार मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ कि हमने क्या क्या कर लिया है। देखिए, ये चैप्टर फर्स्ट के बेसिक्स हैं, खास करके कॉस्ट अकाउंटिंग सभी के अंदर आता है। आप कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दोगे तो उसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग आएगा ही आएगा। इंट्रोडक्शन हमने कर ली थी, मीनिंग एंड डेफिनेशन हमने कर लिया था, देन ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग हमने कर लिया था, इमरजेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग हमने कर लिया था, नेचर हमने कर लिया था, एडवांटेजेस हमने कर लिए थे, इंपॉर्टेंस हमने कर ली थी, इंस्टॉलेशन हमने कर लिया था। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हमने कर लिया था, मेथड्स हमने कर लिए थे, टेक्निक्स हमने कर लिए थे। मेथड्स और टेक्निक्स में कन्फ्यूजन रहती है तो वो आपको हेल्प करी थी, मैंने पूरी कोशिश की थी बताने की। आप वो वीडियो जो है वो थोड़ा सा दोबारा देख लें। डिफरेंस हमने कर लिया था। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था वो ख़त्म हो चुका था, ठीक है। ज़्यादातर मोस्टली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स के पास महेश्वरी होती है, तो अगर आपके पास महेश्वरी बुक है तो आप उससे भी कवर कर सकते हैं। बाकी इस बुक में भी सफिशिएंट जो आपके पेपर क्रैक करने के लिए जो चाहिए वो सब इसके अंदर है। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स है। अब बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स के अंदर देखिए हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव्स हम देखेंगे, फिर इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर कौन कौन सी कॉस्ट्स हैं, फिर कॉस्ट के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, कंपोनेंट्स क्या है, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट शीट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। समरी देखेंगे, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस और रेफरेंस बुक्स ये आप देख सकते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो कॉस्ट क्या है। अब मान लीजिए आज मैं फॉर एग्जांपल एक फर्नीचर बनाना चाहती हूँ, तो फर्नीचर बनाने के लिए मुझे जिस जिस चीज़ की आवश्यकता होगी और उसका जब मैं टोटल कर दूंगी तो दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट। सो जब उसका टोटल कर दिया जाएगा तो उसे हम कॉस्ट कहेंगे, है ना। तो कॉस्ट का मतलब क्या है, जो भी आपने खर्चा किया है, चाहे एक्चुअल किया हो या चाहे नोशनल किया हो। नोशनल का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आज, तो नोशनल का मतलब क्या होता है, एस्टिमेटेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आज इस घर के अंदर हम रह रहे हैं और अगर हम इसको रेंट में दें तो कितना मतलब रेंट मिल सकता है, तो उसको हम नोशनल अज्यूम कर सकते हैं। तो नोशनल हो कोई भी स्पेसिफिक थिंग से रिलेटेड, सो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। अब अगर हम एक जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें, अगर कॉस्ट और एक्सपेंसेस की बात करें तो दोनों में डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस क्या है, जब जैसे हम फॉर एग्जांपल अकाउंट्स में पढ़ाते हैं तो अकाउंट्स के अंदर हम ये पढ़ाते हैं कि एक्सपेंसेस का मतलब, एक सेकेंड पहले मैं इसको रख कर दूँ। हाँ, देखो, एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई गुड बनाया, ठीक है, मेरा जो बिजनेस है फॉर एग्जांपल फर्नीचर बनाने का है, फर्नीचर से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा तो उसको हम एक्सपेंसेस मानते हैं, ठीक है। या एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो मतलब कॉस्ट जो है वो ऑलरेडी इनकर हो चुकी है। अगर हम थोड़ा सा जेन्युइन इसका मीनिंग देखें तो कॉस्ट के अंदर क्या आता है, कॉस्ट के अंदर कॉस्ट ऑफ मटेरियल और लेबर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्नीचर बनाऊंगी तो मुझे एक लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लेकिन इसके साथ साथ मुझे कुछ और एक्सपेंसेस भी करने होंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे एक जगह बनानी पड़ेगी जहाँ पे ये सब काम होगा, है ना, और भी कुछ एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, तो ये सब भी कुछ खर्चे होंगे, जैसे जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड तो होंगे ही होंगे, लेकिन हम उसके अलावा भी हमें कुछ खर्चे करने होंगे। तो एक्सपेंसेस जो है वो वाइडली फाइनेंशियल अकाउंट्स में यूज होता है फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम कॉस्ट यूज करते हैं अदर देन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड वेजेस, यानी कि आपको रॉ मटेरियल और वेजेस का खर्चा तो करना ही करना है, इसके अलावा भी आप कुछ एडिशनल खर्चा करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। थोड़ा सा और डिटेल में हम देख लेते हैं एग्जांपल्स के साथ। तो एक्सपेंसेस को आप एक्सपायर्ड कॉस्ट मान सकते हो, यानी कि वो कॉस्ट जो ऑलरेडी यूज हो चुकी हैं, अब आप उनको कैपिटलाइज नहीं कर सकते, वो एक्सपेंसेस हैं, मतलब उनसे आपको कोई भी बेनिफिट रिसीव नहीं होने वाला है, ठीक है। जैसे कि आपने जो गुड्स बनाए उनको बनाने में जो कॉस्ट लगी, उनको सेल करने में जो कॉस्ट लगी, एडमिनिस्ट्रेटिव का जो एक्सपेंसेस था। फॉर एक्सपेंसेस देयर इज नो नीड टू बी पेड इन कैश इमीडिएटली, इवन अ प्रॉमिस। अगर मान लीजिए पेमेंट रिसीव हुई है या नहीं हुई, आपने पेमेंट की है या नहीं की है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने प्रॉमिस कर दिया कि हाँ हम पेमेंट करेंगे, तो हम उसको एक्सपेंसेस मानते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर कैपिटलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री एंड व्हेन अ सेल इज इनकर्ड दे एक्सपायर बिकम एक्सपेंसेस, यानी कि जैसे ही आपने वो जो प्रोडक्ट है वो बना दिया, फिनिश्ड गुड हो गया, तो उस पर जो भी कॉस्ट लगी है वो एक्सपेंसेस हो जाएगी। नाउ द कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, वो स्टॉक जो बिका नहीं है, ठीक है, नाउ कन्वर्ट्स द एक्सपेंसेस, इट हैज़
which was an asset prior, now convert expenses of cost goods sold, it has contributed to the generation of revenue. यानी कि जो जो गुड है, जो अगर बिक चुका है, ठीक है, बेसिकली हम इसको इससे भी रिलेट करके ले सकते हैं कि अगर कोई स्टॉक है जो आपका सोल्ड हो चुका और कोई स्टॉक है जो आपका सोल्ड नहीं हुआ. फॉर एग्जाम्पल, जब हम P&L अकाउंट बनाते हैं, जब हम इसको मैं एक बार रब कर देती हूँ. देखिए, जब हम P&L अकाउंट बनाते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं अपनी इनकम्स और यहाँ पर हम लिखते हैं एक्सपेंसेस. ठीक है, हमारे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, जो आप कॉस्ट शीट में देखोगे भी. तो ये जो अलग अलग तरीके के एक्सपेंसेस हैं, ये जैसे ही मीन्स वो प्रोडक्ट जो है वो बिक गया है ना, फॉर एग्जांपल वो सोल्ड हो गया, जैसे ही सोल्ड हो जाएगा तो हम उसको क्या मान लेंगे, एक्सपेंसेस मान लेंगे. लेकिन जब वो प्रोडक्ट अभी भी बन रहा है या इन प्रोसेस है, अभी सेल नहीं हुआ, तो तब तक हम मानेंगे कि भाई इस पर कॉस्ट लगने वाली है ना. जैसे कि देखो, कभी भी ऐसे नहीं होता, हम हमेशा फ्यूचर कॉस्ट बोलते हैं. जैसे कि आप कॉस्ट शीट देखोगे तो आपको थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा. तो अगर फिर भी मैं थोड़ा सा बुक तक ही लिमिटेड रहूँ, तो देखिए, जनरल एक्सपेंसेस को हम एक्सपायर्ड कॉस्ट मानेंगे, यानी कि वो कॉस्ट्स जो ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी हैं, यानी कि कॉस्ट वो भी हैं लेकिन ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी हैं. यानी कि जो प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो चुका, तो उससे रिलेटेड, क्योंकि हमें P&L स्टेटमेंट के अंदर डालना है, तो हम कॉस्ट नहीं, उसको एक्सपेंसेस करके डालेंगे. दे आर नॉट कैपिटलाइज्ड, यानी कि अभी तक हमने उसको कैपिटलाइज्ड नहीं किया, बट ओनली शोन एज एक्सपेंसेस. हम उसको एक्सपेंसेस की तरह शो करते हैं. ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जब आप कॉस्ट शीट देखोगे. अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम से कैश में पेमेंट कर दो, प्रॉमिस को भी हम एक्सपेंसेस मानते हैं. अब ये अनसोल्ड स्टॉक वाला जो पॉइंट है, जो जनरेशन वाला है, पहले आप ये देखिए. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने में जो भी खर्चा लगा, तो उसको हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं. तो हम उसे कॉस्ट में भी इंक्लूड करते हैं, है ना. और जब वो प्रोडक्ट बना है तो वो एसेट है, तब तक सेल नहीं हुआ. फॉर एग्जाम्पल, कोई मशीन है, उसके ऊपर जो डेप्रीशिएशन लगता रहता है, डेप्रीशिएशन ऑफ अ फैक्ट्री मशीन इंक्रीजेज द यूटिलिटी ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड विच आर देयरफॉर इंक्लूडेड इन वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री. देखो, एक इन्वेंट्री होता है, एक स्टॉक होता है, और हमारे पास इन्वेंट्री जो होते हैं, जो रॉ मटेरियल के भी होते हैं, फिनिश्ड गुड्स के भी होते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस के भी होते हैं. तो जो गुड्स बन चुके हैं, जो गुड्स ऑलरेडी बन चुके हैं, तो उसके अंदर डेप्रीशिएशन भी अपना लगता रहता है. फॉर एग्जाम्पल, डेप्रीशिएशन ऑफ अ फैक्ट्री मशीन इंक्रीजेज द यूटिलिटी ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड. यानी कि जैसे जैसे मशीन जो है वो काम करेगी, तो मशीन तो डेप्रीशिएट हो रही है, लेकिन जो गुड्स बन रहे हैं उनकी तो यूटिलिटी बढ़ रही है, विच आर देयरफॉर इंक्लूडेड. तो जो गुड्स जो बन रहे हैं, कुछ गुड्स आधे बन चुके होंगे, कुछ गुड्स कंप्लीट हो चुके होंगे, तो कुछ वर्क इन प्रोग्रेस है, कुछ फिनिश्ड गुड्स है. सिमिलरली, गुड्स को बेचने में भी खर्चा आता है, सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि हम फिनिश्ड गुड्स में इंक्लूड नहीं करते. देखो, ये आपको कॉस्ट शीट देखनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा प्राइम कॉस्ट क्या होता है ना, फिर वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, फिर कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्या होते हैं. तो हम कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स के अंदर सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं करते. ठीक है, ये हम रिवेन्यू से डिडक्ट करते हैं. सिमिलरली, जो डेप्रीशिएशन लगता है फैक्ट्री बिल्डिंग पे, वो कॉस्ट है. ठीक है, बिल्डिंग पे जो डेप्रीशिएशन लग रहा है वो कॉस्ट है, लेकिन ऑफिस बिल्डिंग पे जो लग रहा है वो एक्सपेंस है. तो ये कैसे है ना. देखिए, जिस भी चीज़ से आपका आप बोल सकते हो आपकी इनकम जनरेट हो जाए, है ना. फॉर एग्जांपल, आपकी ऑफिस बिल्डिंग है, आप वहाँ पे काम कर रहे हो, आप वहाँ पे काम नहीं कर रहे, बेसिकली आप सेलिंग वाला पार्ट करते हो, और फैक्ट्री बिल्डिंग के अंदर आप वहाँ पे काम करते हो. तो इससे रिलेट करके आप आंसर करोगे. एक बार मैं आपको कॉस्ट शीट दिखाऊंगी, फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा. देखो, ये जब आप कॉस्ट शीट देखोगे ना, इसकी आई थिंक बिल्कुल लास्ट में है, हो जाएगा. जब धीरे 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 पढ़ लोगे ना आप, तो आपको क्लियर हो जाएगा. हाँ, देखो, जब ये आप यहाँ पे देखोगे ना, देखो, ये तो आई थिंक ये कॉस्ट शीट नीचे है शायद, है ना. कॉस्ट शीट ही दिखा देती हूँ आपको. देखो, अब जब आप यहाँ पे देखो, ये आप देख रहे हो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि जब आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन चीज़ों को ऐड कर लिया, तो आपके पास कॉस्ट आती है, जिसे हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं. फिर आप वर्क्स ओवरहेड करते हो, तो आपके पास वर्क्स कॉस्ट आती है. अभी वर्क्स ओवरहेड क्या होता है, ये सब अभी आपको बताएंगे. एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस ओवरहेड आप ऐड करते हो, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है. फिर आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करते हो, तो आपके पास सेलिंग कॉस्ट आता है. फिर आप प्रॉफिट ऐड करते हो, तो आपके पास सेल्स आता है. तो आप देख सकते हो कि एक्सपेंसेस जो होते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, है ना. उसको हम कॉस्ट का पार्ट मान रहे हैं.
ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पर देखोगे तो पहले आपके पास वर्क्स ओवरहेड के अंदर वर्क इन प्रोग्रेस होता है, फिर आपके पास फिनिश गुड्स जो होते हैं वो बाद में आते हैं, है ना, फिनिश गुड्स बाद में आते हैं, फिर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है, फिर आप जब उसके अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करते हो तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है, राइट। अब थोड़ा सा वापस से हम पीछे चलते हैं। अच्छा, अब एक इसके अंदर है लॉस क्या होता है। देखिए लॉस का मतलब सिंपल है, लॉस का मतलब नुकसान वैसे तो है ना, यानी कि जब आपके जो खर्चे हैं, जब आपके एक्सपेंसेस जो हैं आपकी रिवेन्यू से ज़्यादा हो गए, है ना, आप P&L अकाउंट बनाते हो, अगर आपकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा हो गई, यानी कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए रिवेन्यू से, तो यानी कि आपकी अर्निंग्स नहीं हुई बल्कि आपका तो लॉस हो गया, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लॉस कह देते हैं। तो लॉस कब होता है, जब आपकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाए और जो सेल जो हुई है उसकी जो वैल्यू रियलाइज हुई है वो कम हो। सो ये एक तरीके से अनफेवरेबल इवेंट आप बोल सकते हो, ठीक है। एक लॉस ऐसे भी होते हैं, एक तो जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपने कोई फिक्स्ड एसेट लिया हुआ था और जब आपने वो बेचा आपको लॉस हुआ। एक स्टॉक का लॉस हो जाता है ड्यू टू फायर, ड्यू टू थेफ्ट, ड्यू टू एक्सीडेंट्स, सो ये लॉस भी हम कंसीडर करते हैं। चलिए, अब कॉस्ट आप देखोगे तो नेचुरल अगर हम उसको क्लासीफाई करते हैं तो हम बोलते हैं कि कुछ डायरेक्ट कॉस्ट होती है, कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर मटेरियल, आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने फर्नीचर बनाया तो लकड़ी उसके अंदर तो डायरेक्ट लग रही है, तो डायरेक्ट मटेरियल हो गया। लेबर उसके अंदर जो लेबर उसको मीन्स ज्वाइन कर रही है, जो भी मीन्स एक तरीके से उसको बना रहे हैं तो वो डायरेक्ट लेबर हो गया। उसके अंदर आपने फेविकॉल वगैरह यूज़ करी या जो भी यूज़ किया, दैट इज़ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप उसके ऊपर कर रहे हो, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है। फॉर एग्जांपल आप फर्नीचर बनाना चाहते हो, अब आपको एक मशीन चाहिए, है ना, जो मशीन उसकी कटिंग करेगी, लकड़ी की कटिंग करेगी, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। सिमिलरली आपको क्या करना है, आपको जो फर्नीचर बना रहे हो वो फर्नीचर के लिए आपको लकड़ी कहीं से खरीद के लेके आनी है। अब खरीद के लेके आ रहे हो तो आपने एक लेबर को भेज दिया, तो इनडायरेक्ट लेबर हो गई। अब वो जो रिक्शा का खर्चा हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। तो ऐसे डायरेक्ट कुछ खर्चे होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। अगर हम प्रोडक्ट्स के बेसिस पे बात करें तो कुछ होती है फिक्स्ड कॉस्ट, कि आप प्रोडक्ट बनाओ मत बनाओ लेकिन कुछ कॉस्ट आपको इनकर करनी ही करनी पड़ेगी, दैट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। कुछ कॉस्ट होती है वेरिएबल, जैसे जैसे आप ज़्यादा यूनिट्स बनाते जाओगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। सेमी वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि कुछ प्रोडक्ट्स पे फिक्स्ड तो लगती ही लगती है और फिर प्रोडक्ट के जितनी प्रोडक्शन करोगे उसके बेसिस पे कॉस्ट लगेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने लेबर को बुलाया, लेबर ने बोला कि मैं आने के जो खर्चा है वो तो आपसे लूँगा ही लूँगा, मान लीजिए मिनिमम 300, उसके बाद आप प्रोडक्ट के बेसिस पे मैं जितने प्रोडक्ट बनाऊंगा मैं उसके अकॉर्डिंग खर्चा लूँगा। सो आप उसको बोल सकते हो सेमी वेरिएबल या फिर मिक्स्ड कॉस्ट। देन होता है डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये मेरे ख्याल से ऐसी है जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है डायरेक्ट, जो इनडायरेक्टली रिलेटेड है इनडायरेक्ट। एक होता है प्रोडक्ट कॉस्ट, एक होता है पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब घर में पेंट कराते हैं तो वो बोलते हैं कि आपने क्या कहते हैं पेंट करने के लिए सीढ़ी लेकर आए, तो वो पीरियड कॉस्ट चार्ज करते हैं कि आप 2 दिन यूज़ करोगे सीढ़ी तो 2 दिन का हमारा इतना खर्चा है। सो दैट इज़ कॉल्ड पीरियड कॉस्ट, ठीक है। या फॉर एग्जांपल आपने लेबर को अपॉइंट किया और लेबर ने बोला कि मेरी 1 महीने की जो वेजेस वगैरह हैं या जो सैलरी है वो इतनी है, सो दैट इज़ कॉल्ड पीरियड कॉस्ट। और मैं जो प्रोडक्ट्स बनाऊंगा तो प्रोडक्ट बनाने में जो कॉस्ट लगती है, सो दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट कॉस्ट, है ना। तो जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, प्रोडक्ट बनाया उसने, बोला एक मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मैं एक प्रोडक्ट का इतना कॉस्ट चार्ज करूंगा, इतना प्राइस चार्ज करूंगा, सो दैट इज़ प्रोडक्ट कॉस्ट। मैं इतने घंटे काम करूंगा तो मैं इतना प्राइस चार्ज करूंगा, इतने वेजेस चार्ज करूंगा, प्राइस नहीं बोल सकते, वेजेस या सैलरी लूँगा, सो दैट इज़ पीरियड कॉस्ट। तो पर प्रोडक्ट अगर कोई कॉस्ट लेता है तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट कॉस्ट, और अगर पर टाइम लेता है, अकॉर्डिंग टू टाइम लेता है तो पीरियड कॉस्ट। चलिए अब हम देखते हैं, जैसे कि कुछ कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट को बनाने में कुछ कॉस्ट लगती है, फिर उसको बेचने में लगती है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव की भी कुछ कॉस्ट होती है, अभी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर एक पीरियड से रिलेटेड है, कैपिटल कॉस्ट है, रिवेन्यू कॉस्ट है। कैपिटल मीन्स जो हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पर फ़र्क डाले, और रिवेन्यू जो हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पर फ़र्क नहीं डालता। अब ये संक कॉस्ट बहुत पूछा जाता है पेपर के अंदर, ये सारी कॉस्ट हम पढ़ेंगे, आउट ऑफ पॉकेट, शटडाउन कॉस्ट, ये बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। फिर कॉस्ट फॉर कंट्रोल, कुछ कॉस्ट कंट्रोलेबल होती है, कुछ अनकंट्रोलेबल होती है, कुछ स्टैंडर्ड होती है, यानी कि इतनी तो कॉस्ट लगेगी ही लगेगी, फिक्स्ड, वेरिएबल, मिक्स्ड। जॉइंट कॉस्ट, सभी प्रोडक्ट को मिला के या सभी एक चीज़ से रिलेटेड, जॉइंट कॉस्ट, कॉमन कॉस्ट, ये भी हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं, इनसे क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं।
चलिए आज मैं आपको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बता देती हूँ। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब सिंपल है, वो मटेरियल जो डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट में लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल के अंदर कॉटन लगती है, डीजल बनाने के लिए क्रूड ऑयल लगता है, तो ये आपके डायरेक्ट है, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट आपको प्रोसेस मटीरियल है, जो भी प्राइम कॉस्ट है या स्टोर्स मटीरियल है, कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स हैं, तो इनको हम डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। यानी कि ये उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए, उस ऑर्डर को कन्वर्ट करने के लिए या उस प्रोसेस को करने के लिए, उस प्रोडक्ट को करने के लिए आपका मटेरियल जो है वो डायरेक्ट लगेगा। सो डायरेक्ट, तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का डायरेक्ट पार्ट है। और जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट होती है वो बाकी मटेरियल से कंपैरेटिवली हायर होती है। जैसे अगर आप फर्नीचर बना रहे हो तो आप सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट आपकी लगेगी वो फर्नीचर की ही लगनी चाहिए। मटेरियल जो होता है वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाता है, तो उसको भी हम डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। फिर जैसे कि प्राइमरी पैकिंग मटेरियल्स भी डायरेक्ट के अंदर ही आते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बना लिया, अब आप उसकी रैपिंग कर रहे हो, कार्डबोर्ड के अंदर डाल रहे हो, है ना, या ग्लास बॉटल है, इन प्रोडक्शन ऑफ सिरप आपको डालना है तो उसके लिए ग्लास बॉटल, तो ये सब डायरेक्ट मटेरियल में आएंगे। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है ये भी सेम रेशो में बढ़ते रहते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल CIMA लंदन ये कहता है कि वो मटेरियल जिसको आप एलोकेट नहीं कर सकते, आप अपोर्शन कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं फेविकॉल लेकर आई, अब फेविकॉल ज़रूरी नहीं है ना उस प्रोडक्ट के अंदर ही सारी लग जाए। मान लीजिए मैंने 3-4 फर्नीचर बनाए, तो अब मुझे वो जो पूरा फेविकॉल का बॉक्स है वो अपोर्शन करना पड़ेगा उन 4 प्रोडक्ट्स पर, यानी कि डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। तो जब आप अपोर्शन करते हैं तो उसको हम इनडायरेक्ट मटीरियल बोलते हैं, यानी कि जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि ऑयल कितना लग गया एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, ग्रीस कितना लग गया, कंज्यूमेबल स्टोर्स कितने लग गए, तो ये चीज़ें नहीं पता चल पाती। एक होता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यानी कि वो लेबर जो डायरेक्टली हम उसको वेजेस पे कर रहे हैं उस प्रोडक्शन के लिए ही, उस काम के लिए ही, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस के लिए, ऑपरेटर्स के लिए, असेंबलर्स को, ठीक है। तो कुछ कॉस्ट हम पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग लेबर कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, डायरेक्ट जो हम मतलब एलोकेट कर सकते हैं। और इनडायरेक्ट लेबर का मतलब जो हम डायरेक्ट एलोकेट नहीं कर सकते, यानी कि जो हमें अपोर्शन करना पड़े। जैसे कि मान लीजिए सुपरवाइजर है, अब आपने प्रोडक्ट बनाया, अब सुपरवाइजर ने पर्टिकुलरली वो प्रोडक्ट थोड़ी देखा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे हैं। सिमिलरली इंस्पेक्टर्स हैं तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट थोड़ी देखा है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे हैं, तो हमें उसका अपोर्शन करना पड़ेगा। वो डायरेक्टली एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। स्टोर कीपर्स हो गए, फोरमैन हो गए, तो ये मतलब मशीन के अंदर, फैक्ट्री के अंदर जितना भी काम हो रहा है ये सब प्रोडक्ट्स के अंदर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो इनको हम अपॉर्शनमेंट बोलते हैं। तो इनको जो भी वेजेस पे की जाएंगी वो इनडायरेक्ट लेबर होंगी। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट, अब देखो इसके अंदर एक्सपेंसेस वर्ड भी है, कॉस्ट भी है ना। एक्सपेंसेस कैसे बन जाएगा, जैसे ही वो प्रोडक्ट आपका सोल्ड आउट हो जाता है, तो इसको हम चार्जेबल एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी एक्सपेंसेस को आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई इक्विपमेंट खरीदा तो उसको आपको हायर करना पड़ रहा है ना। मैंने आपको बताया, आपने पेंट कराया तो आप सीढ़ी लेकर आए, तो दैट इज कॉल्ड हायरिंग। आप कुछ माउल्स लेकर आए, है ना, सांचे लेकर आए, कुछ डिज़ाइन लेकर आए, पैटर्न्स लेके आए, तो उसकी जो कॉस्ट है। आपने आर्किटेक्ट्स को, सर्वेयर्स को, कंसल्टेंट्स को फीस पे की, आपने इंश्योरेंस चार्जेस लिए, तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो हो गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मींस अगेन जो आपको अपोर्शन करने पड़ेंगे। जैसे कि आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है फैक्ट्री का, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए तो नहीं लिया, आप पूरे बिजली का खर्चा पे कर रहे हो, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए नहीं कर रहे, लाइटनिंग है, हीटिंग है, रेंट है, रेट्स एंड टैक्सेस हैं, तो ऑल ओवर के लिए हैं, तो इनको हम इनडायरेक्ट बोल देते हैं। चलो, तो आज थोड़ा यहीं तक रखते हैं, यहाँ तक आप रिवाइज करो अच्छे से, ठीक है। और बाकी वीडियोस आप देखते रहिए, ठीक है। आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो, UGC नेट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, या आप चाहे RPSC फर्स्ट ग्रेड का हो, तो उस सब के लिए तैयारी करते रहिए। थैंक यू।